नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया था। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस से इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट और हैं जो अभी देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 24 घंटे का होता है। स्पर्म जो वर्ड था वो बेयर ने दिया था। स्पर्म का जीवन काल 24 घंटे का होता है, ये हमने यहाँ देख लिया। सबसे छोटे स्पर्म होते हैं वो एम्फिओक्सिस के होते हैं, और सबसे जो लार्ज स्पर्म होते हैं वो नोटोनेक्टा यानी इंसेक्ट के होते हैं। ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो 74 डेज में कंप्लीट होती है। ठीक है। नॉर्मल स्पर्म काउंट WHO के अनुसार प्रति मिलीलीटर सीमन में स्पर्म की संख्या 1.5 से 3.9 करोड़ हो तो वो सामान्य माना जाता है। भाई WHO ये बोलता है कि प्रति मिलीलीटर सीमन में स्पर्म की संख्या 1.5 से 3.9 करोड़ हो तो वो नॉर्मल स्पर्म काउंट होती है। ओलिगोस्पर्मिया, इसको लो स्पर्म काउंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सीमन में स्पर्म की संख्या क्या हो, कम हो, तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। एंजियोस्पर्मिया, सीमन में स्पर्म की संख्या कैसी हो, एब्सेंट हो तो क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्मिया, और संख्या कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। तो अब हमारा यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब गैमेटोजेनेसिस की सेकंड स्टेप हूजेनेसिस हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हूजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो फीमेल की ओवरी में होती है। कहाँ होती है? फीमेल की ओवरी में। हूजेनेसिस की जो क्रिया है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी वो एडोलसेंस यानी 13 से 14 एज में वो स्टार्ट होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओवरी में लगभग 4 लाख प्राइमरी हू साइट बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 लाख प्राइमरी हू साइट बनते हैं। इनमें से केवल 400 प्राइमरी हू साइट से ओवम का फॉर्मेशन होता है इन ह्यूमन। ठीक है। अब देखो, ओवरी की पीजीसी में हम क्या करवाएंगे? मियोसिस करवाएंगे और ओवम का फॉर्मेशन करेंगे। ओवम एक फीमेल गैमीट है। ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? हूजेनेसिस कहलाती है। यानी ओवरी की पीजीसी में मियोसिस करवाया और ओवम का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? हूजेनेसिस कहलाती है। पीजीसी की फुल फॉर्म मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिका या फिर प्राथमिक जनन कोशिका में मियोसिस हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हो गया। ओवम एक फीमेल गैमिट है। और इस दौरान यहाँ पर FSH और LH हार्मोन की आवश्यकता होती है। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। अब देखो, हूजेनेसिस की जो क्रिया है उसके 3 स्टेप होते हैं, और सेम स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस में थे। यानी 3 स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं और 3 ही स्टेप हूजेनेसिस में होते हैं। दोनों में सेम है फेजों के नाम। तो पहली फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरी है ग्रोथ फेज, और तीसरी है मैच्यूरेशन फेज। ये तीनों फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होती हैं। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज में नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो मल्टीपल होंगी। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होगा। जितनी सेल्स पीजीसी में होंगी उतनी ही उससे जो बनने वाले हूगोनिया है उसमें होंगी। कहने का मतलब है कि जो पीजीसी होगी वो डिप्लॉयड होती है, और उसमें समसूत्री विभाजन से जो हूगोनिया बनेंगे वो भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पर क्या होता है कि नॉन सेल डिवीजन, यहाँ पर कोई सेल डिवीजन नहीं होता। यहाँ पर जो हूगोनिया होते हैं वो अपने आकार को क्या करते हैं? इंक्रीज करेंगे। ठीक है। मैचुरेशन फेज में यहाँ पर डिवीजन होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, यानी पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलो, हूजेनेसिस की प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जो फर्स्ट फेज है वो मल्टीप्लिकेशन फेज है। अब इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? देखो कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं?
डिप्लॉयड होती है। यानी पीजीसी में क्या होगा, मियोसिस होगा, और पीजीसी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ये ध्यान रखना है कि पीजीसी डिप्लॉयड होती है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के दौरान ये पीजी से क्या होगी, मल्टीपल होगी। इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, मल्टीपल होंगी। और ये कौन सी फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। ठीक है, देखो इससे दो क्या बन गई, दो से पीजीसी में मियोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, इससे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये दो सेल बन गई। और इनमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ, और दो से कितनी बन गई, चार बन गई। अब देखो ये पूरी सेल्स तो क्या कहलाती है, हुगोनिया कहलाती है। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ध्यान रखना ये डिप्लॉयड होते हैं, और एक सेल्स को क्या बोलेंगे, हुगोनियम बोलेंगे। तो ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब ये जो हुगोनियम है ये ग्रोथ पेज में यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, तो ये तो थी मल्टीप्लिकेशन फेज, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सेकंड फेज थी वो अपनी कौन सी थी, ग्रोथ फेज थी। अब देखो ग्रोथ फेज में एक जो डिप्लॉयड हुगोनियम है वो ग्रोथ फेज में एंटर करा यहाँ पे, और शेष हुगोनिया, जो बचे हुए हुगोनिया है वो उसको चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, और इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए जो बीच वाला ये तो क्या है, हुगोनियम है, जो एंटर किया उस वो है ये। और इसके चारों ओर जो आपको दिख रहे हैं ये जो शेष बचे हुए हुगोनिया हैं, और ये इनको क्या बोलते हैं, रीमेनिंग हुगोनिया, यानी बचे हुए, शेष बचे हुए हुगोनिया यानी रीमेनिंग हुगोनिया। अब इन हुगोनिया को नर्स सेल्स बोलते हैं और फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। अब नर्स सेल्स इन रिमेनिंग हुगोनिया को क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हुगोनियम है इसको क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन देते हैं, इसलिए ये जो हुगोनिया है ये अपने आकार को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। यानी ये ग्रोविंग हुगोनिया है, इसका ग्रोथ हो जाती है, यानी अपने आकार को और बड़ा कर लेता है न्यूट्रिशन लेकर के। ठीक है, अब इस तरीके की जो ये संरचना बन गई, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को ओविजीरस कॉर्ड बोलते हैं, यानी अंडवाही रज्जु बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रोविंग हुगोनियम है या फिर ये जो ओविजीरस कॉर्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो और क्रिया होंगी। कौन सी होंगी, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हूसाइट, यानी प्राथमिक अंड कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ग्रोथ फेज है, यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, सेल डिवीजन यहाँ पर अब्सेंट होगा, और यहाँ पर प्रोसेस कौन सी होगी, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस की क्रिया होगी। और ये ग्रोविंग हुगोनियम या फिर ओविजीरस कॉर्ड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी हूसाइट बना लेगा। ठीक है, और अब तक ध्यान रखना ये कैसी चल रही है, डिप्लॉयड चल रही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री। इसके बाद में ग्रोथ फेज आती है, ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होता, तो ये प्राइमरी हूसाइट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब देखो ये जो प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पीतक जनन, और वाइटेलोजेनेसिस को बोलते हैं पीतक जनन। ठीक है, अब जो प्री वाइटेलोजेनेसिस है इसमें सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो योग है उसका संश्लेषण और संग्रहण प्री वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान नहीं होता, जबकि वाइटेलोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग होता है। ठीक है, आगे हम जैसे ग्रोथ फेज पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से देखेंगे। अब हमारी जो थर्ड स्टेज है वो मैच्योरेशन फेज है। ठीक है, मैच्योरेशन फेज में यहाँ पर डिवीजन होंगे। देखो यहाँ पर जो प्राइमरी हूसाइट है वो मैच्योरेशन फेज में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ध्यान रखना वो डिप्लॉयड है, प्राइमरी हूसाइट कैसा है, डिप्लॉयड है। यहाँ पर डिवीजन होगा, वो कैसा डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को कहते हैं हम फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। मैच्योरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैच्योरेशन फेज है, तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन यानी प्रथम परिपक्वन विभाजन। और इसका एक और नाम है,
ये है रिडक्शन डिवीजन यानी न्यूनकारी विभाजन। तो इधर ये होगा और साथ में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन होगा। ध्यान रखना, जब मियोसिस फर्स्ट हो रहा है उस दौरान साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप एक सेकेंडरी हूसाइट का फॉर्मेशन होता है और एक बनती है पोलर बॉडी। ठीक है, अब सब साइटोप्लाज्म का असमान वितरण और मियोसिस फर्स्ट के कारण जो सेकेंडरी हूसाइट बनती है इसका आकार कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है बजाय किसके, पोलर बॉडी के। ठीक है, अब इन पोलर बॉडी से ये पोलर बॉडी आगे डिवाइड नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं। और ये जो सेकेंडरी हू साइट है इसमें डिवीजन होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या फिर मियोसिस सेकंड, और इसको हम सेकंड मैचुरेशन डिवीजन भी कहते हैं। और मैंने ये पहले भी बताया था, जब मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस के समान होता है, यानी जितनी उसके पेरेंटल सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या होंगी उतनी ही इसकी डॉटर सेल्स में होंगी। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो तो ये यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ और इस दौरान जो ओवम बनेगा उसका आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म है वो भी कैसा है, असमान है, मतलब एसिमिलर है साइटोप्लाज्म यहाँ पर। तो जो ओवम का फॉर्मेशन होगा उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बड़ी होगी बजाय किसके, पोलर बॉडी के। यानी सेकेंडरी हू साइट में मियोसिस सेकंड होगा तो एक तो बनेगा ओवम और एक बनेगा पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का जो साइज है वो आकार में कैसा होगा, छोटा होगा, और ओवम का साइज कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब ये जो ओवम बना है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। आपको पता है स्पर्म और ओवम दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ओवम के बारे में पहले भी मैंने बता दिया है, लेकिन फिर देखो हैप्लॉइड होता है ओवम, नॉन मोटाइल होता है, गति नहीं करता। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है स्पेरिकल होती है, राउंड शेप्ड होती है। लाइफ साइकिल इसकी 72 घंटे की होती है, कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, कैपेबल है। अब देखो ह्यूमन में ये जो पोलर बॉडी है ये आगे डिवाइड नहीं होती, लेकिन जो अदर एनिमल के केस में ये जो पोलर बॉडी है ये डिवाइड हो जाती है, दो पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अदर एनिमल में एक तो ओवम बनता है, ठीक है, और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। लेकिन जो ह्यूमन है इसमें एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, 2 पोलर बॉडीज बनती हैं। तो ये अंतर होता है, यहाँ पर एक पोलर बॉडीज एक्स्ट्रा बनती है अदर एनिमल्स में। ठीक है, ये थी हमारी मैचुरेशन फेज। तो तीनों फेज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम ग्रोथ फेज में 2 स्टेप होती हैं, 2 पार्ट और होते हैं ग्रोथ फेज के दौरान। तो वो देखो, ग्रोथ फेज के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्री वाइटेलोजेनेसिस, दूसरा है वाइटेलोजेनेसिस। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ नो सिंथेसिस ऑफ यॉग, यानी इस प्रवासता के दौरान योग का संश्लेषण और संग्रहण नहीं होता। जबकि यहाँ पर वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत योग का संश्लेषण और संग्रहण क्या होता है यहाँ पर, यानी सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग प्री वाइटेलोजेनेसिस के दौरान। लेकिन वाइटेलोजेनेसिस के दौरान होता है और प्री वाइटेलोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और साथ में ही प्री वाइटेलोजेनेसिस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एक चीज़ याद रखना, जैसे बीएससी ग्रेजुएशन के बेस का ये टॉपिक चल रहा है हमारा, तो ये जो वाइटेलोजेनेसिस है इसमें यहाँ पर उन बच्चों को शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्री वाइटेलोजेनेसिस से ही कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इम्पॉर्टेंट है, और शॉर्ट नोट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये पूछे जाते हैं यहाँ वाइटेलोजेनेसिस से। तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है वाइटेलोजेनेसिस, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्री वाइटेलोजेनेसिस इम्पॉर्टेंट है। देखो प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्व पीतक जनन। क्या बोलते हैं, पूर्व पीतक जनन। इसमें क्या क्या होता है, प्री वाइटेलोजेनेसिस में न्यूक्लियस में चेंज होता है और साथ में ही साइटोप्लाज्म में चेंज होता है,
और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है, नो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ योग, यानी योग का यहाँ पर संश्लेषण और संग्रहण नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बात। चेंज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में किस तरीके से चेंज होता है प्री वाइटोलोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या होता है कि केंद्रक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एक वेसिकल जैसी संरचना बना लेता है जिसे जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, क्या करता है कि केंद्रक है, मान लीजिए ये कोई सेल्स है और इसके अंदर ये केंद्रक है, ये आकार में यहाँ पर एक बड़ा हो जाता है, एक जर्मिनल वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और ये बड़ा हो गया और जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या कहलाई, जर्मिनल वेसिकल कहलाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये क्या हुआ, बड़ा हो गया और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गई, इसको बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। इस प्रवासता के दौरान डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। कौन सी प्रवासता के दौरान, जब न्यूक्लियस में चेंज हो रहा होता है उसी दौरान डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन के, और ये प्रोसेस एंडोमाइटोसिस कहलाती है। न्यूक्लियस में जब चेंज हो रहा होता है तो डीएनए क्या हो रहा होता है, डुप्लीकेट हो रहा होता है और वहाँ पर कोई केंद्रक विभाजन नहीं होता, इसलिए ये जो प्रोसेस कहलाती है क्या कहलाती है, एंडोमाइटोसिस कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो रेड लाइन बॉक्स में इसको बॉक्स बना करके लिखा है मैंने रेड पेन से। देखो एंडोमाइटोसिस, इसमें डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है और कोई केंद्रक विभाजन नहीं होता। बिना केंद्रक विभाजन के डीएनए डुप्लीकेट होता है तो ये प्रोसेस एंडोमाइटोसिस कहलाती है। अब इस एंडोमाइटोसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स बनते हैं, यानी जो क्रोमोजोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, वो कैसे होते हैं, बड़े आकार के दिखाई देते हैं, यानी जेंट बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इन क्रोमोजोम्स को हम क्या कहते हैं, लैम्प ब्रूस क्रोमोजोम्स कहते हैं। और लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स का निर्माण कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, एंडोमाइटोसिस प्रोसेस के दौरान होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के कारण ही न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, लार्ज दिखाई देते हैं, विशाल दिखाई देते हैं, जेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स की, और इसका मान लीजिए कि यहाँ इसका एक पीस यानी एक पार्ट लेते हैं तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, और ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिन एक्स। ठीक है, और ये है लेटरल लूप और इसके चारों तरफ आपको रेड रेड से डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये है मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में होता है आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, ये थी लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर। अब जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स हैं ये सबसे पहले एम्फीबियन की हू साइट में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, एम्फीबियन हू साइट में देखा गया था, तो ये ध्यान रख लेना आप। इस प्रोसेस के दौरान देखो क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट तो हो ही रहा होता है, साथ में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है इसमें। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है, ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है और राइबोसोमल आरएनए बनाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये जीन एम्प्लीफिकेशन यानी जीन परिवर्धन और जीन रिटेंडेंसी कहलाती है। कौन सी, जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इन आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो जीन एम्प्लीफिकेशन कहलाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैसेंजर आरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि जो मैसेंजर आरएनए बना है वो 100% बना है, उसमें से 90% मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन के दौरान वो इमीडिएटली प्रोटीन सिंथेसिस में क्या लेगा, भाग लेता है। यानी 90% मैसेंजर आरएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस में इमीडिएटली पार्टिसिपेट करता है और साथ में जो बचा 10% मैसेंजर आरएनए ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। अब ये मैसेंजर आरएनए इनएक्टिव क्यों होता है, देखो ये मैसेंजर आरएनए और इसके ऊपर आपको एक ये कोट नज़र आ रहा है, ये कोट किसका है, ये प्रोटीन का कोट है।
यानी मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रोटीन का कोट आ जाता है, तब वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मोसोम्स बोलते हैं। अब ये जो इनफॉर्मोसोम्स स्ट्रक्चर के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था स्प्रिन, ठीक है। और ये इनफॉर्मोसोम्स स्ट्रक्चर क्लीवेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है। यानी जो 10% मैसेंजर आरएनए इनएक्टिव होता है तब वो नहीं लेता, लेकिन जब उसके ऊपर प्रोटीन का कोट बना करके एक स्ट्रक्चर बन जाती है इनफॉर्मोसोम्स, तब ये क्लीवेज के दौरान किस में भाग लेता है? प्रोटीन सिंथेसिस में लेता है। तो ये था कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैसेंजर आरएनए 100% बन जाता है, तो 90% तो इमीडिएटली प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है और 10% भाग नहीं लेता, वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उस पर मैसेंजर आरएनए पे प्रोटीन का कोट बन जाता है। ये स्ट्रक्चर या अब क्लीवेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस में क्या लेगी? भाग लेगी, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रिका। यानी अब यहाँ पर केंद्रिका भी आकार में बड़ी और संख्या में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। या तो आकार में बड़ी हो जाती है या फिर संख्या में क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ये चेंजेस कब हो रहे हैं? जब न्यूक्लियस में हो रहे हैं, तभी इस न्यूक्लियोलस में भी चेंज होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल जैसे एम्फीबियन की हू साइट। एम्फीबियन की हू साइट में जैसे एग्जाम्पल है ट्राइट्रस, इसमें न्यूक्लियोलस की संख्या लगभग 600 के लगभग हो जाती है। जीनोपस में न्यूक्लियोलस की संख्या लगभग 1200 हो जाती है। तो न्यूक्लियस के दौरान न्यूक्लियोलस में भी चेंज होता है, ठीक है। अब देखो जो सेकंड स्टेप था प्री वाइटेलोजेनेसिस में, वो था चेंज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी चेंज होता है। अब देखो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज की हू साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इंक्रीज हो जाती है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बन जाते हैं। भाई साइटोप्लाज्म में चेंज होता है किन किन में? जैसे एम्फीबियंस हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, एवीज हुआ, इनकी हू साइट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो न्यूक्लियर डीएनए से अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संख्या भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और किन से हो जाती है? न्यूक्लियर डीएनए से हो जाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट करके देखो, मैंने ये चीज़ लिखी है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स है, आपको पता है स्पर्म में भी मिलते हैं। जब हमने स्पर्म पढ़ा था उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और हू साइट, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। इनके साथ साथ कहाँ मिलते हैं? प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का जेंट अमीबा और पीलोमिक्स है, उनमें भी माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद कर लेनी है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद करा है। जब भी पढ़ो तब दिमाग में आ जाएगी ये चीज़, हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है और साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। अब जो पढ़ रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में चेंज पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर डीएनए कम होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हाई होंगे, ठीक है। साथ साथ क्या होगा? राइबोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि राइबोसोम्स की संख्या इंक्रीज होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी की संख्या क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। गोल्जी बॉडी में वेसिकल की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। और ये वेसिकल आगे चल कर के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यानी ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इनमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा हुआ होता है। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं आगे चल कर के फर्टिलाइजेशन के समय फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स करते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है, अर्थात ओवम में एक से
अधिक स्पर्म के प्रवेश को रोकती है। देखो, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करती है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स करती है। किस तरीके से करती है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। अब इतना ही ध्यान रखना है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या करती है? फॉर्मेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये क्या करती है कि पॉलीस्पर्मी को रोकती है। पॉलीस्पर्मी यानी बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं उनमें से एक ही स्पर्म को ओवम में प्रवेश के लिए जाने देती है, बाकी जो अधिक स्पर्म होते हैं उनको क्या करती है? रोकती है। ठीक है, ओवम में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को क्या करती है? रोकती है। ये एक ही स्पर्म को ओवम में प्रवेश करने देती है और ये कहलाती है पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो ये था अपना आज। इसमें क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले तो कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड, वो देखें। फिर हू जेनेसिस में 3 फेज होती हैं जो सेम एज इट इज उसमें होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। और इसके बाद में ग्रोथ फेज के दौरान यहाँ थोड़ा चेंज होता है। ग्रोथ फेज को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसको प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। और प्री वाइटेलोजेनेसिस में आपको पता ही है न्यूक्लियस में चेंज देखा और साइटोप्लाज्म में चेंज देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे जो पढ़ेंगे वो हू जेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।